हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम जो आप लोग 2025 में देने वाले हैं, ठीक है ना। तो संख्या और संख्या पद्धति का है ना, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है और क्वेश्चन आता भी है इंग्लिश में, नंबर्स एंड नंबर सिस्टम। तो इस अध्याय का एक वीडियो हम अपलोड कर दिए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था, ठीक है। अभाज्य संख्या है ना, प्राइम नंबर से रिलेटेड। आगे इस वीडियो में कुछ बचा हुआ है, चलिए पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो का दूसरा पार्ट होगा, ठीक है। एक पार्ट अपलोड हुआ है, आप उसको भी देख लीजिएगा और इसको भी देख लीजिएगा। तो हम लोग पिछला वीडियो में प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर पढ़े थे, है ना। पूर्ण संख्या, अंक के बारे में, अभाज्य या ऋण संख्या, इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या या ऋण संख्या दोनों एक ही है, इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इस तरीके से चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं सअभाज्य संख्या। तो देखिए, सअभाज्य संख्या को को प्राइम नंबर कहते हैं और ये क्या चीज है तो इसको समझिए, ठीक है। तो देखिए, उन दो प्राकृत संख्याओं को सअभाज्य कहा जाता है जिनका उभयनिष्ठ भाजक सिर्फ एक होता है। तो देखिए, कॉमन अगर एक आ रहा है तो सअभाज्य संख्या होगा, देख सकते हैं 5, 7, 8 और 15 आदि सअभाज्य युग्म है। जैसे देखिए, कोई दो सतत संख्याएं जैसे 2, 3 या 3, 4 या 5, 6 सअभाज्य होती है। कैसे? जैसे 2 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 1, ठीक है। उस तरह 3 का भी देखा जाए तो 3 गुना 1, तो इसमें कॉमन क्या है? 1 कॉमन है। तो ऐसी दो संख्या जो जोड़ा में हो और उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर कॉमन 1 आना चाहिए, ठीक है, 1 मिलना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे? सअभाज्य संख्या कहेंगे। तो 2 और 3 क्या हो जाएगा? सअभाज्य संख्या का जोड़ा है। अब जैसे हम 5 और 7 लेते हैं, ठीक है, तो 5 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 5 गुना 1 और 7 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 7 गुना 1। तो देखिए, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो इसी तरीके से कॉमन मिलना चाहिए, ठीक है। आगे देख सकते हैं, यह आवश्यक नहीं है कि युग्म में दोनों संख्याएं ऋण हो, मतलब अभाज्य हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर 2 लिए और 3 लिए तो इसमें दोनों में क्या है? अभाज्य संख्या है, दोनों ऋण संख्या है। तो ये जरूरी नहीं है, चेंज भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आगे क्या कर रहा है, 15 और 37 सअभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि 15 के भाजक हैं 1, 3, 5 एवं 15, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये 15 और 37, ठीक है। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? तो 3 गुना 5 है ना, 3 पचे 15, 15 एका 15, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया 15 का। और 37 का क्या होगा? तो 37 गुना 1, ठीक है, 37 गुना 1 होगा। तो देखिए, कॉमन क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो ऐसा जोड़ा है ना, संख्या का ऐसा जोड़ा जिसका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो उसका कॉमन जो है ना वो 1 मिलना चाहिए, तो वो सब अभाज्य संख्या कहलाएगा। अब मैंने अभी आपको क्या बताया कि जरूरी नहीं है कि दोनों संख्या जो है ना अभाज्य संख्या ही होगा। देखिए, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, ये क्या है? भाज्य संख्या है। यहाँ पर 15 क्या है? भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। और यहाँ पर ये देखिए अभाज्य है, एक भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है? तो 37 के भाजक है इतना, दोनों का उभयनिष्ठ भाजक 1 है। बस वही यहाँ पर कहा गया है, 37 के भाजक हैं कौन कौन है? 1 और 37, दोनों का उभयनिष्ठ भाजक सिर्फ 1 है, जैसे मैंने आपको बताया कॉमन करके, है ना। चलिए आगे देखिए, पूर्णांक जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स, ठीक है। तो पूर्णांक किसको कहेंगे? इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर जो है ना, पूर्णांक हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्याओं का एक बड़ा संग्रह होता है, मतलब वो ग्रुप होता है, ठीक है। तो देखिए, जिसमें पूर्ण संख्याएं क्या क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है, ऋणात्मक संख्या सम्मिलित होती है। आपने पूर्णांकों एवं पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर पाया है? तो देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे दी गई संख्या रेखा पर कुछ पूर्णांकों को अंकित किया गया है। तो संख्या रेखा को समझिए और यहाँ से समझिए। देखिए, ये जितना यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है, जीरो से बाईं ओर, ठीक है, जीरो के बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड, और जीरो के राइट साइड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका पॉजिटिव नंबर, मतलब धनात्मक संख्या, और ये है नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो सबको मिला देने पर, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो सबको मिलाने पर क्या होता है? वो इंटीजर कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है, ठीक है। चलिए, वही चीज यहाँ पर कहा गया है, उतना भी डिटेल जाना नहीं है, बस इसको समझ लेना है। आगे चलिए बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर इसको अच्छे से समझ लीजिए कथन को, ठीक है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। देखिए, किसी संख्या रेखा पर जब हम कहाँ रहते हैं तो क्या होता है? देखिए, एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं
तो दाईं ओर चलते हैं। जब धनात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? दाहिनी ओर जाएंगे। ठीक है, किधर जाएंगे? दाहिनी ओर जाएंगे, यहाँ पर इधर। ठीक है, और घटाएंगे तो बाईं ओर जाएंगे। बस वही यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर चलते हैं, है ना। एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं, और एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। जब क्वेश्चन हल करेंगे ना, उसमें अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आगे तथ्य जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। जब दो धनात्मक पूर्णांक को, है ना, जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे समझिए, यहाँ पर आगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। देखिए, जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। देखिए यहाँ दिया हुआ है, जब -3 को जोड़ेंगे -5 के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो -3 -5 तो क्या हो जाएगा? -3 और -5 जुड़ जाएगा तो -8 आएगा। ठीक है, तो जब दो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो एक ऋणात्मक पूर्णांक आंसर आता है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये आपका 2 नंबर में जो कहा गया उसके लिए एग्जाम्पल बताएं। ठीक है, और 1 नंबर में क्या था? 1 नंबर में कहा गया कि जब दो धनात्मक पूर्णांक जैसे +2, है ना, को जोड़ा जाता है +3 के साथ। ठीक है, +2 को जोड़ेंगे +3 के साथ तो क्या होगा? प्लस 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 ही होगा, तो प्लस कितना आएगा? 3 2 5, +5 में आएगा। ठीक है, तो धनात्मक को धनात्मक के साथ जोड़ने पर धनात्मक आएगा, ऋणात्मक को ऋणात्मक के साथ जोड़ने पर ऋणात्मक आएगा। वही चीज यहाँ पर कहा गया है। आगे ये सब आप पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो उनका अंतर लेते हैं। ठीक है, मतलब उसको घटा देते हैं, और बड़े पूर्णांक का चिन्ह अंतर के पहले रख देते हैं या फिर लगा देते हैं। बड़े पूर्णांक का निर्णय दोनों पूर्णांकों के चिन्हों की अवहेलना करते हुए लिया जाता है। यहाँ पर आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे -56 है और +73 है, तो 56 और 73 में क्या होगा? अंतर होगा, अलग अलग चिन्ह घटेगा, तो 73 में 56 घटेगा तो 17 आएगा। अब देखिए, दोनों में बड़ा कौन है? तो 73 बड़ा है, तो 73 का चिन्ह लग जाएगा। 73 का चिन्ह प्लस है तो 17 में भी प्लस चिन्ह लग जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए -113 है, यहाँ पर देखिए 82 है। ठीक है, अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, घटा के लिखने के बाद चिन्ह किसका लगाना है? तो जो संख्या बड़ा है, बड़ा 113 है तो माइनस चिन्ह लगा हुआ है बड़ा संख्या में, तो माइनस चिन्ह ही लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। क्वेश्चन जब बनाएंगे उसमें अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आगे देखिए, पूर्णांक a का योज्य प्रतिलोम -1 है एवं पूर्णांक -a का योज्य प्रतिलोम a है। ठीक है, मतलब -2 का योज्य प्रतिलोम करेंगे तो क्या होगा? इसका अगर उल्टा करेंगे तो 2 होगा। ठीक है, और 2 का अगर उल्टा करेंगे योज्य प्रतिलोम तो -2 होगा। ठीक है, मतलब जोड़ने पर 0 आना चाहिए। तो इस तरीके से याद रखिएगा इसको। चलिए आगे देखिए, अवयवकलन के लिए जिन पूर्णांकों को घटाया जाना है उनके उसके योज्य प्रतिलोमों को दूसरे पूर्णांकों में जोड़ देते हैं। आगे इस तरीके से समझते चलते हैं। देखिए, पूर्णांकों के लिए अन्य गुण यहाँ पर दिया हुआ है। दो या अधिक पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक होता है। ठीक है, दो या अधिक पूर्णांकों का व्यवकलन या अंतर भी पूर्णांक होता है। मतलब आप जोड़िए या फिर घटाइए, आपका पूर्णांक में ही आंसर आएगा। आगे देखिए, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। मतलब माइनस भी लीजिएगा ना तो आपका धनात्मक में ही आएगा। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा आपका। ठीक है, 2 दूनी 4 प्लस में आ गया। ठीक है, आगे देखिए, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक लेने पर और उसको गुना करने पर ऋणात्मक होता है। जैसे मान लीजिए -2 है, इसको गुना करेंगे +3 के साथ तो कितना होगा? 3 दूनी 6 तो होगा, लेकिन चिन्ह लग जाएगा माइनस का। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। चलिए आगे इसी तरीके से देखिए, दो ऋणात्मक पूर्णांक अगर लेंगे तो धनात्मक हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 3 ऋणात्मक पूर्णांक का अगर गुणनफल करेंगे तो क्या होगा? जैसे -3 है, फिर -3 है, फिर -3 है, सबको अगर गुना कर दें तो क्या होगा? 3 3 9 27 तो होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर विषम बार माइनस गुना हो रहा है तो माइनस होगा, और सम बार, है ना, जोड़ा में अगर माइनस गुना हो रहा है तो प्लस होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम है, वही चीज यहाँ पर कहा गया है, ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या अगर विषम है तो माइनस में आएगा, है ना, गुणनफल क्या आएगा? ऋणात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, आगे कह रहा है, एक धनात्मक पूर्णांक में दूसरे धनात्मक पूर्णांक से भाग देने पर धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए, एक धनात्मक पूर्णांक में दूसरे धनात्मक पूर्णांक से भाग देने पर धनात्मक प्राप्त होता है। आगे जब क्वेश्चन हल करेंगे ना, सारा चीज को अच्छे से समझ लाएंगे। यहाँ पर चिन्ह को सिर्फ समझ लीजिए। देखिए, जब माइनस को गुना करेंगे माइनस के साथ तो इसका आंसर प्लस होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्लस को जब गुना करेंगे माइनस के साथ तो इसका आंसर क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्लस को जब गुना करेंगे प्लस के साथ तो ये प्लस ही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, जब माइनस को गुना करेंगे प्लस के साथ तो इसका आंसर फिर माइनस होगा। ध्यान दीजिएगा, एक जैसा चिन्ह अगर है तो प्लस होगा। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं, एक जैसा चिन्ह है तो प्लस है, और अगर अलग अलग चिन्ह है तो माइनस होगा, अलग अलग चिन्ह है माइनस होगा, है ना, गुना करने पर। इसको याद रख लीजिएगा।
ठीक है, आगे चलिए परिमेय संख्या, इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे p बाय क्यू ना, p बाय क्यू मतलब अंश बटा हर के रूप में, ऊपर वाला को अंश कहेंगे और नीचे वाला को हर कहेंगे, ठीक है, और ये लाइन है इसको बट्टा कहेंगे, ठीक है। तो अंश और ये बट्टा और ये हर सबको मिला के क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। तो माइनस में भी हो सकता है, जैसे -2/3, ठीक है, ये ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गया। धनात्मक परिमेय संख्या किसे होगा, तो 6/7, आगे में प्लस इन छुपा हुआ है, तो 6/7 क्या हो गया, धनात्मक परिमेय संख्या। जैसे 2/0 नहीं होना चाहिए, मतलब क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, पी का वैल्यू जीरो हो सकता है लेकिन क्यू का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है, पी बाय क्यू, ठीक है, पी बाय क्यू। देखिए क्यू का वैल्यू अगर जीरो हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए आगे थोड़ा सा व्युत्क्रम के बारे में समझ लीजिए। देखिए आप 8/21 को किस परिमेय संख्या से गुना करेंगे ताकि गुणनफल 1 हो जाए। क्या कर रहा है कि आप 8/21 को किस परिमेय संख्या से गुना करेंगे कि आंसर क्या हो जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। तो देखिए 21 को इधर ऊपर में लिख देंगे, 8 को नीचे लिख देंगे, मतलब 8 को नीचे, तो 21 को ऊपर लिख दिए, 8 को नीचे लिख दिए, ठीक है। देखिए 8 से 8 कट गया, 21 से 21 कट गया, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, सब जगह 1 बच गया, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा था क्वेश्चन, कह रहा था 8/21 में क्या गुना करने पर 1 आ रहा है, तो 21/8 मतलब उल्टा कर देना है, हर को अंश में ले जाना है और अंश को हर में ले आना है, ठीक है, यही हो जाएगा व्युत्क्रम, इसी को कहते हैं व्युत्क्रम, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं व्युत्क्रम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे a/b, ठीक है, को गुना किससे करेंगे, b/a के साथ, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा, क्योंकि a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, तो आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। तो कभी कभार जो है ना संख्या रेखा के बारे में पूछ दिया जाता है कि संख्या रेखा में दाहिनी ओर जो होता है तो बाईं ओर का क्या होता है, तो बड़ा होता है, ठीक है, और संख्या रेखा में जो बाईं ओर होता है दाहिनी ओर से क्या होता है, वो छोटा होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है और आगे चलते जाता है, ठीक है, अनंत तक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। तो यहाँ पर इसको समझ लीजिए, यह रेखा केवल 1 के दाईं तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती है, मतलब अनंत तक जाती रहती है। ये तीर तीर निशान का मतलब चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, कहाँ तक जाएगा, अनंत तक, ठीक है, कहाँ तक जाएगा, अनंत तक चलते जाएगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक गिनते जाइए, ये आपका प्राकृत संख्या होगा, ठीक है, नेचुरल नंबर। उसके बाद पूर्ण संख्या क्या होता है, तो इसी में खाली क्या करते हैं, आगे में जीरो लगा देते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से कहाँ जाएगा, अनंत तक, ठीक है। इसमें भी कहाँ जाएगा, इसे भी अनंत तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर पूर्णांक, तो पूर्णांक किसको कहेंगे, जिसमें माइनस वाला भी रहेगा, जीरो रहेगा और प्लस वाला भी नंबर रहेगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। तो इस तरीके से सारा चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें क्या कर रहा था, देखिए यह रेखा शून्य के दाईं तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती है परंतु शून्य के बाईं तरफ कोई संख्या नहीं है, मतलब वही कह रहा है इधर कोई संख्या नहीं है, इधर भी कोई संख्या नहीं है, लेकिन पूर्णांक में इधर भी संख्या है, ठीक है, और इधर भी संख्या है, दोनों तरफ बढ़ता है ना, दाएं और बाएं, लेकिन इसमें सिर्फ इधर, इसमें सिर्फ इधर, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या जान लिए, अपरिमेय संख्या को कहते हैं इरेशनल नंबर और परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर। तो देखिए अपरिमेय संख्या क्या है, तो जिन संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, है ना। परिमेय संख्या का उल्टा है अपरिमेय संख्या, जैसे देखिए √2, √3, √5, है ना, √6, 1/√2, है ना, और √4/5, ठीक है। देखिए इसको रूट पढ़ते हैं, ठीक है, √2 इसको रूट पढ़ते हैं, √3, उसके बाद देखिए √5 लिखा हुआ है, फिर देखिए √6 लिखा हुआ है, उसके बाद देखिए 1/√2 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए रूट के अंडर में, देखिए पर अंदर में क्या है, 4/5 है, ये दोनों में है, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, √4 और √5, मतलब रूट जो है दोनों में है, 4 में भी है और 5 में भी लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए किसी अपरिमेय संख्या को दशमलव के रूप में लाने पर दशमलव के बाद न तो अंकों का अंत होता है और न अंकों का आवर्तीय रूप ही मिलता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं √3 का जो वैल्यू है दशमलव में, यहाँ पर क्या है, 1.7320, है ना। उसके बाद देखिए 508, मतलब ये चलते जाएगा और ये अंत भी नहीं होगा, ये चलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा, तो अनंत तक चलते जाएगा। तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे, ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। तो आगे देख सकते हैं √5 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है,
डॉट 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 दिया, इसका मतलब आगे ये चलते जाएगा, कभी नहीं खत्म होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए सम तथा विषम संख्या, इवन नंबर और ऑड नंबर। सम संख्या को इवन नंबर और विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं। तो आसान है, जो पूर्ण संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या इवन नंबर कहते हैं। जैसे 0 2 4 6 8 10 है ना, इस प्रकार से। सम संख्या में बस इतना याद रखना है, जो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, जो संख्या पूरा पूरा 2 से भाग लग जाता है। जैसे देखिए 4 2 से भाग लग जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या क्या है? तो जो पूर्ण संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित मतलब भाग नहीं होता है, पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या और नंबर कहते हैं, है ना। जैसे 1 3 5 7 9 आदि, ये क्या है? विषम संख्या है। तो सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या तथा विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होता है। देखिए, किसी संख्या को अगर हम उसी संख्या से गुना करते हैं तो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 6 है, तो 6 को 6 से ही गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका वर्ग? 6 छके 36। ठीक है, 6 छके 36 हो जाएगा, मतलब 6 का वर्ग। ऊपर में जो ये है 2, इसको वर्ग कहते हैं। तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 छके 36। ठीक है, फिर से समझिए। देखिए, जैसे यहाँ पर 4 गुना 4, 4 गुना 4 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? 4 चौके 16। ठीक है, इसको अलग रूप से भी लिख सकते हैं। पावर को पहले लिखिए, जैसे 4 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 4 2 बार है। ठीक है, 4 कितना बार है? 2 बार है, तो 4 को 2 बार लिखेंगे गुना में और गुना कर देंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा। इस प्रकार से फिर से समझिए, जैसे यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 कितना बार है? 3 2 बार है। 3 कितना बार है? 3 2 बार है। याद रखिएगा, ऊपर में जो रहता है उसको बार समझिएगा। ठीक है, कितना बार है? कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स है। ठीक है, तो इसको गुना करते हैं। ठीक है, 3 को 2 बार गुना करते हैं, 3 को 2 बार गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा? 3 तिया 9। तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बस यहाँ पर वही चीज कहा गया है। 4 का वर्ग 16, 8 8 64, 6 छके 36, 3 तिया 9, 5 5 25, 7 7 49। यहाँ पर गलत है थोड़ा, है ना। 5 की जगह में 7 होगा, 7 गुना 7, तब ना 7 7 49 होगा। यहाँ पर दिया है 7 और 5, 7 5 35 हो जाएगा। ठीक है, 5 नहीं होगा, वहाँ 7 होगा, 7 7 49। चलिए अब आगे यहाँ पर देख सकते हैं। अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छे से देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है। कौन है? 0 है कि 1 है कि 3 है कि 5 है? तो देखिए, 1 का गुणनखंड, 3 का गुणनखंड, 5 का गुणनखंड और 7 का गुणनखंड, ये सब क्या है? तो ये सब विषम संख्या है। ठीक है, तो प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड कौन है? देखिए, इसका 1 होगा, है ना। उसके बाद देखिए इसका 1 गुना 3 होगा। ठीक है, इसका देखिए 1 गुना 5 होगा। ठीक है, इसका देखिए 1 गुना 7 होगा। तो यहाँ पर देखिए एक जो है ना सब में है, एक सब में है, इसीलिए ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि गुना की क्रिया में एक इकाई तत्समक है, मतलब एक हर एक संख्या में। आगे इकाई तत्व तो समझिए आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिए, जोड़ की संक्रिया के लिए मतलब शून्य तथा गुना की संक्रिया के लिए एक को इकाई या तत्समक तत्व कहा जाता है। देखिए, जोड़ में क्या करना है? शून्य। जैसे 5 में अगर जोड़ देंगे शून्य तो क्या हो जाएगा? 5 ही होगा। ठीक है, 6 में जोड़ देंगे शून्य तो क्या होगा? 6 होगा, वही संख्या आ जाता है, वही संख्या आ जाता है। 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? वही संख्या आ जाता है। इसी को क्या कहेंगे? तत्समक। ठीक है, क्या कहेंगे? तत्समक। अब उसी प्रकार गुना में क्या होता है? तो 7 में 1 को गुना करेंगे तो क्या आएगा? वही संख्या आ जाएगा, 7 का 7। 6 में मान लिया जाए 1 को गुना करेंगे तो क्या आएगा? वही संख्या आएगा, है 6 का 6। तो कौन सा संख्या गुना करते हैं? एक संख्या को गुना करते हैं। ठीक है, तो गुना में 1 और जोड़ में क्या करते हैं? 0 को जोड़ते हैं और 1 को गुना करते हैं। ठीक है, अब देखिए इकाई तत्व शून्य के लिए यहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया, शून्य के लिए क्या होगा? 1 प्लस 1 1 हो जाएगा, 25 प्लस 0 25 हो जाएगा, 4 प्लस 0 4 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से बहुत सारा एग्जाम्पल है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार शून्य एक ऐसी पूर्ण संख्या है जिसे किसी संख्या में जोड़ने पर उस संख्या का मान अपरिवर्तित रह जाता है, मतलब कोई बदलाव नहीं होता, वही संख्या आ जाता है। ठीक है, शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर परिणाम शून्य प्राप्त होता है। तो इसको याद रखिएगा, शून्य को किसी भी संख्या से, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे 10 करोड़ हो, चाहे 1 अरब हो, किसी भी संख्या से भाग लाएंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा। 0 को किसी भी नंबर से, ठीक है, चाहे वो कितनों बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उससे भाग लगाएंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा। ऊपर में अगर 0 आया तो समझ जाइए उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पर कहा गया है, देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, शून्य के अतिरिक्त किसी भी संख्या का घात शून्य होने पर परिणाम 1 मिलता है। जैसे यहाँ पर 25 है, 25 पर पावर अगर 0 आ गया तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा।
ठीक है। और जैसे मान लीजिए 9999 इस पर अगर पावर जीरो कर देंगे तो इसका वैल्यू भी एक हो जाएगा। मतलब किसी भी संख्या, खाली जीरो को छोड़ के, ठीक है, किसी भी संख्या में अगर पावर में उसका जीरो आ गया तो उसका वैल्यू एक आ जाएगा, बस सिर्फ जीरो को छोड़ देना है, ठीक है। आगे देखिए, किसी संख्या में शून्य घटाने पर परिणाम में वही संख्या प्राप्त होता है। जैसे शून्य में किसी भी संख्या को घटाते हैं, जैसे देखिए किसी भी संख्या में, जैसे 9999 में अगर शून्य को घटाते हैं तो बस वही संख्या रह जाता है, ठीक है। तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर संक्रिया अर्थहीन है। जैसे 5 को भाग लगाएंगे जीरो से तो क्या होगा, अर्थहीन होगा। तो ऐसे स्थिति में क्या लिखना होगा, अस्तित्व में नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद देखिए, इकाई तत्व एक के गुण, क्या गुण है, देखिए यहाँ पर दिया गया है 7 गुना 1 करेंगे 7 होगा, 14 गुना 1 करेंगे 14 होगा, है ना। 252 गुना 1 करेंगे 252 होगा। मतलब किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है, देखिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस प्रकार एक ऐसी संख्या है जिससे किसी संख्या को गुना करने पर उस संख्या का मान अपरिवर्तित रह जाता है, अतः एक गुना की क्रिया के लिए इकाई तत्व है, ठीक है। एक गुना के लिए इकाई तत्व है और जीरो योज्य के लिए इकाई तत्व है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। दार्शनिक प्रणाली मतलब डेसिमल सिस्टम क्या है उसको समझिए। देखिए वो इंपॉर्टेंट है। दार्शनिक प्रणाली के संदर्भ में पहले ही बताया जा चुका है, ठीक है। इस प्रणाली में संख्याओं को लिखने के लिए 10 संकेतों, क्या क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 संकेत है। इसी संकेत से हम दुनिया का बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं का व्यवहार किया जाता है, ठीक है। यह प्रणाली संख्याओं को निरूपित करने के लिए सर्वाधिक व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक प्रणाली है, ठीक है। अतः पूरे संसार में इसी प्रणाली का प्रचलन है। पूरी दुनिया में 0 से लेकर 9 तक यही दार्शनिक प्रणाली का यूज होता है, इसी का लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे समझते हैं अब अंकों के मान तथा संख्यांकन, मतलब वैल्यू ऑफ डिजिट, डिजिट का वैल्यू और इसका न्यूमरेशन। तो देखिए इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। किसी अंक के दो मान होते हैं, किसी भी अंक का दो मान होता है। एक तो इसका शुद्ध मान, ठीक है, इसको फेस वैल्यू बोलते हैं, और दूसरा होता है स्थानीय मान जिसको प्लेस वैल्यू कहते हैं, ठीक है। आप बहुत ही पढ़े होंगे बचपन में। शुद्ध मान स्थिर होता है, शुद्ध मान जो होता है फिक्स होता है, मतलब उसका मान बदलता नहीं है। स्थानीय मान संख्या प्रणाली के आधार पर निर्भर करता है, ठीक है। उदाहरण के अनुसार यहाँ पर अगर देखा जाए तो मान लें कि दार्शनिक प्रणाली में एक संख्या 475 है। इसमें हम देखते हैं कि 475 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 100 प्लस 7 गुना 10 प्लस 5 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना 10 पावर 2 प्लस 7 गुना 10 पावर 1 प्लस 5 गुना 10 पावर 0। इस प्रकार से इसको क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। यह संकेत 4 4 सैकड़ा का, संकेत 7 7 दहाई का और 5 5 इकाई को निरूपित करता है ना। इनके स्थानों को जब हम परस्पर बदल देते हैं तो हमें निम्न संक्रियाएं प्राप्त होती है। बदल बदल कर अगर देखा जाए तो इस प्रकार से प्राप्त होगा, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर 645 है, ठीक है। तो 645 में 4 का अगर प्लेस वैल्यू देखा जाए, ठीक है, 4 का प्लेस वैल्यू, तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 4 को लिखिए, 4 के बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो एक जीरो लगा दीजिए, मतलब 40 हुआ, ठीक है। देखिए ये इकाई हुआ, ठीक है, और ये दहाई हुआ और ये सैकड़ा हुआ, ठीक है। तो 4 कहाँ पर है, दहाई का स्थान में, तो 4 दहाई मतलब 40, ठीक है। अब देखिए 4 का फेस वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4 का फेस वैल्यू हो जाएगा 4, ठीक है। 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, 4 ही होगा, ठीक है। इसका मान बदलता नहीं है। जिस भी संख्या का फेस वैल्यू निकालने कहेगा बस वही संख्या उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसका मान परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। तो आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्थानीय मान का, इस प्रकार से आप जानते ही होंगे पहले से, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इस तरीके से। देखिए इसको यहाँ पर, इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको याद रख लीजिएगा। 10 इकाई बराबर 1 10 मतलब 1 दहाई, ठीक है। 10 इकाई मतलब 1 दहाई, 10 दहाई मतलब 1 सैकड़ा, ठीक है। 10 सैकड़ा मतलब 1000, 10,000 मतलब 1 10,000, 10 10,000 मतलब 1 लाख, है ना। 10 लाख बराबर 1 10 लाख, ठीक है। और 10 10 लाख बराबर 1 करोड़, और 10 करोड़ बराबर 1 10 करोड़, इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब हम एक संख्या इतना को स्थानीय मान सारणी में रखकर विचार करें। इस प्रकार से सारणी में आप लिख सकते हैं इसको। इकाई में कौन है, तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से, इकाई में 5 है, ठीक है, दहाई में 3 है, सैकड़ा में 7 है, हजार में 6, 10,000 में 8, लाख में 2, 10 लाख में 5, करोड़ में 4 और 10 करोड़ में 3, इस प्रकार से दिखाया गया है। यहाँ इस संख्या के विभिन्न अंकों का विभिन्न स्थानीय मान इस प्रकार से है। जैसे
3 का अगर देखा जाए तो 3 के बाद कितना जीरो है तो उसको गिन लीजिएगा, उतना जीरो यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अंक है तो 8 जीरो लग गया। 4 के बाद 7, 5 के बाद यहाँ पर इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 5 6 होगा। 2 के बाद 1 2 3 4 5 है ना। 8 के बाद 1 2 3 4 है ना। घट रहा है जीरो की संख्या, जीरो धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, लास्ट में एक भी जीरो नहीं बचेगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं। अब हम इस संख्या को इस प्रकार से पढ़ते हैं। देखिए 33,52,86,735 है ना। ज्ञातव्य है कि सारणी में स्थानीय मान 10 करोड़ तक ही दिए गए हैं। इसके आगे क्रमशः अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, महाशंख आदि संख्याएं भी आती है, किंतु व्यवहार में 10 करोड़ तक की संख्याएं प्रचलित होती है। तो याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा चीज बता दिया। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आगे कराऊंगा। ठीक है, तो आज ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितना भी सारा डाउट होने वाला चीज था सारा क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नवोदय विद्यालय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर 2025 के लिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।